वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीडी सिंह सर। आज हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जाम उठा के ले लें, नीट का, आईआईटी मेन का, एडवांस का, या आप कोई भी जो केमिस्ट्री पूछा जाता है, तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट जरूर हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चन रहता है। और कई सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट भी आ रहा था स्पेशल कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड का एक क्लास लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड का तो हम सभी का जो इंतजार है वो खत्म करने जा रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लास ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आज हम चलेंगे और स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा बॉन्ड बता दें आप लोगों को कि बॉन्ड क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एटम के बीच में, है ना। इसीलिए कहा जाता है बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में जो फोर्स होता है जिससे एटम होल्ड रहता है मॉलिक्यूल में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड। और बॉन्ड को जनरली हम क्लासिफाई करें अगर तो दो पार्ट में, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आता है, और दूसरे पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो बॉन्ड आता है जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सब बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आ जाता है। और वीक बॉन्ड में जनरली दो बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा वंडरवाल बॉन्ड। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा बॉन्ड है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एक्चुअली में बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। चलिए अब आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या करेंगे अब, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड में देखेंगे कि ये बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, चाहे वो नीट का हो, आईआईटी का हो, आपको एग्जाम में पूछना ही पूछना है ना। तो यहां पर आपको बता दें कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइए, हर तीसरा चौथा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाता है। चाहे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हो, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हो, सॉलिड गैस या लिक्विड के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का इस तरह का मैटर आए तो आप देखेंगे कि वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व रहता है और इसका कॉन्सेप्ट वहां यूज होता है। इसीलिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड होता कहां है, क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन किसी भी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो कहां और कैसे बनेगा ये भी जानना जरूरी है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको बता दें जैसे दो ये इस तरह का मोलिक्यूल्स है HF, इस तरह का देखिए बहुत सारा मोलिक्यूल्स रहेगा। तो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का 2.1 और फ्लोरीन का 4.0, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, इस तरह से चार्ज डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर जो दो मोलिक्यूल्स के बीच में आपस में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इसका इलेक्ट्रॉन पार्शियली शेयर हो जाता है किसके तरफ, फ्लोरीन के तरफ, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं, इसमें लिखेंगे द बॉन्ड विच लिंक्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ एक साथ। द बॉन्ड विच लिंक्स हाइड्रोजन आइटम साइमल्टेनियसली बाय टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड।
है ना। तो क्या बोला गया कि जब हाइड्रोजन एटम, ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन एटम है ना दो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ लिंक हो, जब हाइड्रोजन एटम दो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ लिंक हो तो वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हम इसी के साथ लिखेंगे, एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है उसमें दो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है, जिसमें एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक होगा और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होता है ना। वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक मोलिक्यूल HF है, एक मोलिक्यूल HF है। यहाँ पर अगर आप कोई हाइड्रोजन एटम उठा के देखते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम है, इससे दो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लिंक है, जिसमें ये पूरा बोल्ड लाइन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि डॉटेड लाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को आप लिख सकते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो भी डॉटेड लाइन वाला बॉन्ड है तो ये किसको दिखा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, एक्चुअली atom link through two more electronegative element, two more electronegative element in which one element is bonded by a covalent bond, while another element bonded by a hydrogen bond। नहीं देखिए अब क्या लिखा है आपको, एक्चुअली हाइड्रोजन एटम लिंक्स थ्रू टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन एटम जो है वो दो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ लिंक होता है ना, जिसमें क्या होता है कि इन विच वन एलिमेंट इज बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें एक एलिमेंट जो होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होगा वो किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से, जबकि दूसरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, लिंक होता है। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करेंगे। तो कोई भी हम यहाँ पर बताएंगे, कोई भी हाइड्रोजन एटम किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होकर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी किसी भी मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके लिए भी कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो आगे कंडीशन देखें, इसके पहले हम आपको बता दें कि ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, तो इसको हम लोग यहां पर नोट कर लें, इट इज वीक बॉन्ड। और वो किसके वजह से, इट इज वीक बॉन्ड बिकॉज इट इज जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन operating, it is just force of attraction operating between partial charge। क्या कहता है कि ये जो है वीक बॉन्ड होगा, और क्योंकि इट इज जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ऑपरेट करता है, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक पे प्लस दूसरे पे माइनस चार्ज रहेगा तो अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और वही पार्शियल चार्ज का जो फोर्स ऑफ पार्शियल चार्ज जो डेवलप होता है उसी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होता है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि वीक फोर्स के वजह से ही ये वीक बॉन्ड क्या मौजूद है। क्लियर है। तो इससे आगे हम लोग चलते, इसको हटा दें, नेक्स्ट में देखेंगे इट इज, इसी के लिए लिखेंगे इट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल
अट्रैक्शन। ये किसको बताएगा? डाइपोल। डाइपोल, डाइपोल का मतलब दो पोल, एक प्लस और एक माइनस। तो एक प्लस और एक माइनस देखे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जो प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है एक साथ प्लस माइनस, उसी को हम लोग बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है ये क्या है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे कंडीशन। क्या देखेंगे? कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि कौन से कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं भी तो नहीं बन सकता है, किसी भी एटम के साथ तो नहीं बन सकता। पहले तो हाइड्रोजन होना उसमें आवश्यक है। अब हाइड्रोजन के साथ क्या होगा वो चीज हम लोग देखेंगे। तो आपको जैसा कि बताए कि हाइड्रोजन एटम के साथ दो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ साथ उसका साइज भी क्या होना चाहिए? स्मॉल। ये मेन दो कंडीशन है जिससे आप हाइड्रोजन बॉन्ड जान सकते हैं कि कहां पर बन सकता है। तो हम लोग लिख लेंगे हेडिंग में कंडीशन, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कंडीशन। तो इसमें क्या होना चाहिए कंडीशन? फर्स्ट में तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होना चाहिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि हाइड्रोजन एटम जो होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए। तो हाइड्रोजन एटम मस्ट बी linked with two more electronegative element such as fluorine, F, oxygen and nitrogen। तो देखिए आपको बता दें कि यही तीन एलिमेंट के साथ ही ये क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यानी हाइड्रोजन एटम जब इसी तीन एलिमेंट के साथ लिंक होगा तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी तीन, चाहे एफ हो यानी फ्लोरीन हो, चाहे ओ हो यानी ऑक्सीजन हो, अथवा नाइट्रोजन एन हो। तो इसी तीन एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस तरह के सिचुएशन में जो ऊपर बताए थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर आपको बताया कि हाइड्रोजन जो हो वो जरूरी रूप से लिंक जो हो दो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे कि एफ, ओ और एन। और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का साइज भी क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। साइज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट should be small, should be small, स्मॉल साइज का होना चाहिए। ये दो मेन कंडीशन है। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है क्वेश्चन कि क्लोरीन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है 3। नाइट्रोजन का भी 3 और क्लोरीन का भी कितना? 3। फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बट क्लोरीन नहीं। ऐसा क्यों? तो इसका मेन रीजन यही है कि क्लोरीन जो Cl है उसका साइज नाइट्रोजन से बड़ा होगा, और बड़ा साइज वाला एटम इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जब भी कोई पूछे कि नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एग्जाम्पल में भी लिया गया है, बट क्लोरीन क्यों नहीं बना सकता? बिकॉज क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन के इक्वल होता है। तो आप क्लियरली बताएंगे कि क्लोरीन का साइज नाइट्रोजन के साइज से बड़ा होता है, और बड़ा आइटम वाला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना रहने के बावजूद भी वो इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। इसीलिए नाइट्रोजन बना सकता है बट क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन have same, but nitrogen can form hydrogen bond
while chlorine does not, because क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन हैड लार्जर साइज देन नाइट्रोजन, that's why chlorine cannot form effective hydrogen bond. क्लियर है? क्या बताया गया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैव सेम, बट नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाइल क्लोरीन डज नॉट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों का सेम होगा, फिर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बट क्लोरीन नहीं बना सकता। क्लियर है? इसको हटा दें। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लिखते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने तरह का बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड? तो हम लोग बोलेंगे दो तरह का होगा, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आगे नोट कर लेते हैं। एक नंबर में हम लोग लिखेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा कौन सा हो जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मोलिक्यूल्स के बीच में बनता है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन दी मोलिक्यूल दो एटम के बीच में बनेगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो एटम के बीच में, बट दो मोलिक्यूल्स के बीच में बनेगा। मतलब एक हाइड्रोजन एटम एक मोलिक्यूल का और दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेम अथवा डिफरेंट मोलिक्यूल का होगा, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मोलिक्यूल में दो एटम के बीच में बनता है। यही दोनों में फर्क है। तो इंटर जिस किसी के भी आगे लगता हो उसमें दो मोलिक्यूल्स या दो स्पीसीज के बीच में दर्शाता है, दिखाता है, और जब इंट्रा लगता है तो विद इन दी मोलिक्यूल्स में दिखाता है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कौन सा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम जस्ट इसको डिफाइन करके लिख लेंगे कि ये वैसे दो मोलिक्यूल्स के दो एटम के बीच में बनता है, यानी जिसमें एक मोलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम रहेगा और दूसरे मोलिक्यूल्स का मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होगा। ठीक है? तो इसी के वजह से एसोसिएशन मोलिक्यूल्स में होता है, जिसके वजह से मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट बढ़ता है और मोलिकुलर वेट बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी बॉन्ड के बनने से किसी भी मोलिक्यूल्स का हम लोग कहते हैं सोलेबिलिटी ज्यादा होगा किसी भी कोवैलेंट मोलिक्यूल्स में या किसी भी सॉल्वेंट में। तो कई सारा इफेक्ट ये डालता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफिनेशन। तो डिफिनेशन में हम लोग लिखेंगे दी हाइड्रोजन बॉन्ड which is formed between hydrogen atom of one molecule and more electronegative element of same or different another molecule। क्लियर है? तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे, सेम मोलिक्यूल्स के बीच में भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे और डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच में भी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कैसे हो जाएगा
तो जब हम लोग एक मोलिक्यूल्स ले लेते हैं अमोनिया, कौन सा मोलिक्यूल ले लेंगे? अमोनिया। तो अमोनिया का देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग बनाएंगे, NH3 होता है उसका फॉर्मूला, ये NH3 है। दूसरा मोलिक्यूल्स हम लोग ले लेंगे इस तरह से NH3, तीसरा मोलिक्यूल्स ले लेंगे इस तरह से, जितना भी मोलिक्यूल आप लेना चाहे NH3 का ले सकते हैं। अब ये NH3 में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ये सेम मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग ले रहे हैं। अब देखिए हम हाइड्रोजन बॉन्ड में बताए हुए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इसमें एक मोलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मोलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पार्शियल चार्ज डेवलप होने के वजह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पर यही जो बॉन्ड बन जाएगा, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मोलिक्यूल का नाइट्रोजन है और दूसरे मोलिक्यूल का हाइड्रोजन, एक मोलिक्यूल का नाइट्रोजन और दूसरे मोलिक्यूल का हाइड्रोजन, एक मोलिक्यूल का नाइट्रोजन है और दूसरे मोलिक्यूल का हाइड्रोजन है। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक मोलिक्यूल्स का हाइड्रोजन होगा और दूसरे मोलिक्यूल्स का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। हालांकि ये सभी मोलिक्यूल्स अभी सेम है। अभी हम जस्ट आगे एक डिफरेंट मोलिक्यूल्स का भी एग्जांपल देख लेंगे। तो ये सभी बॉन्ड जो होगा, इस बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? तो ये इसी बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर आपको अलग अलग तरह का मॉलिक्यूल्स दे दे और आपको पता करना हो कि कैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने, तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक HF मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और एक कौन सा ले लेते हैं? H2O। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे HF एक मॉलिक्यूल हो गया। अब वाटर से हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? HOH। यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल वाटर हो गया। फिर हम लोग लेंगे HF, फिर हम लोग वाटर लेंगे। इस तरह से देखिए बढ़ते चलेगा। तो एक मोलिक्यूल ये डिफरेंट तरह का मोलिक्यूल, दूसरा मोलिक्यूल हो गया, ये फिर HF हो गया। मतलब दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे F जो एक मोलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और डिफरेंट H2O जो मोलिक्यूल्स है उसका हाइड्रोजन एटम है। यानी इसी तरह से एक मोलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मोलिक्यूल्स का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनेगा। साथ ही हम जो बताए थे कि हाइड्रोजन एटम दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रहता है, जिसमें एक एटम क्या रहेगा? एक एटम जो रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच रहेगा और दूसरा एटम किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से रहेगा। वो भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन एटम लीजिए, देखिए इधर का F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इधर ऑक्सीजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसमें ये कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जहां भी डॉटेड लाइन में हम बॉन्ड को दिखाया है वही बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं ये सब कौन सा बॉन्ड है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके वजह से क्या हो जाएगा? मोलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो जाएगा। तो इस तरह का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब आगे हम इसी में देखेंगे कि इसी के वजह से मोलिक्यूल्स में एसोसिएशन होता है और एसोसिएशन के वजह से उसका मोलिकुलर वेट इंक्रीज करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मोलिक्यूल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए, किसी का सोलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो हम लोग जस्ट आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसी में लिखेंगे एसोसिएशन occurs among the molecule
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रहे कि एसोसिएशन जो होता है वो इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एसोसिएशन नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग लिखे यहाँ पर एसोसिएशन अकर्स अमॉन्ग द मॉलिक्यूल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स व्हाई, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और ये इंक्रीज करने का वजह क्या है, जब मोलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा तो उसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, NH3 और PH3। अगर आपको इस तरह से कह दे कि दोनों के बीच में बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो NH3 का ज्यादा हो जाएगा, किससे, PH3 से। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि NH3 में इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसमें एसोसिएशन होता है। और PH3 में इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि फास्फोरस इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अब अगर नाइट्रोजन फैमिली के सारे ग्रुप का अगर आपको दे दे तो आप कैसे लिखेंगे ऑर्डर उसका, NH3 PH3 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक का हो जाएगा और फिर SbH3 हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आपको दे दे और बोले बताइए इसका अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर अगर आपको दे दे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पहले किसका हो जाएगा, NH3 का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ऐसे आमतौर पे आप देखेंगे तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक है ना, एंटीमनी, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपाउंड का क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और फिर सबसे ज्यादा फिर किसका हो जाएगा, SbH3 का, फिर आर्सेनिक वाले का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, PH3 वाले का। तो यही ऑर्डर हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये कैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम और भी ग्रुप देख लेते हैं, जैसे आपको दे दे बॉइलिंग पॉइंट बताने के लिए H2O, H2S, H2Se, H2E, टेलुरियम। ये भी देखिए ग्रुप का, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। अब बोले इसका ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा फिर किसका हो जाएगा, H2O का, क्योंकि इसमें H2O में ही सिर्फ इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और फिर सबसे ज्यादा सबसे बड़ा साइज वाले एलिमेंट का होगा, इसके बाद सबसे बड़ा साइज वाले एटम का होगा H2Te, फिर क्या हो जाएगा H2Se, और सबसे कम किसका हो जाएगा H2S। तो इस तरह से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, वो होगा वाटर, क्योंकि वाटर में इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग और कुछ मोलिक्यूल्स का क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे। इसको हटा दो इससे पहले। अब अगर कोई कह दे कि C2H5OH और CH3OCH3, आप देखेंगे तो ये दोनों को हम लोग बोलते हैं आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। मोलिकुलर वेट सेम होगा, एक ही कंपाउंड अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा C2H6O। इसी से देखिए ये बना है ना, इससे बना है C2H6O से, इसी कंपाउंड से ये दोनों, इसीलिए इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर में आप देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। ऐसे तो जब एक ही सेम नंबर ऑफ आइटम है, सब कुछ तो सेम होना चाहिए, बट बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा हो जाएगा। वजह क्योंकि इसमें वाटर के साथ क्या बना लेगा, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट
वो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस ईथर में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि अल्कोहल है ये, अल्कोहल में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वाटर में, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे किसी भी तरह का ऐसा मोलिक्यूल्स देता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम लोग बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो बराबर पूछता है, और वो है कि H2O लिक्विड में एग्जिस्ट करता है जबकि H2S गैस में, ऐसा क्यों? मतलब H2O जो होता है वो लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें, गैस में होता है। H2S आप लोग कभी ना कभी महसूस किए होंगे, जितना सरागला बॉडी, डेड बॉडी सब रहता है वो सबसे H2S गैस ही निकलता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन यदि VBI क्वेश्चन है कि H2O एग्जिस्ट इन लिक्विड, H2O एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, जो अभी रूम का मतलब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में है ना, H2O एग्जिस्ट इन लिक्विड है रूम टेम्परेचर, यानी आप जनरली 25 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं इसमें, तो H2O एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S इन गैस। वाई, ऐसा क्यों होता है? अगर क्वेश्चन पूछे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, VBI है, बराबर क्वेश्चन पूछता है, 12th बोर्ड में तो पूछ ही देता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आपको बता दें, आप इजिली इसको बता सकते हैं आंसर में कि H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से आपस में एसोसिएशन होता है, और एसोसिएशन होने की वजह से इसका, तो आप इजिली बता सकते हैं कि H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, उसका एसोसिएशन होकर वो लिक्विड में चेंज कर जाता है, जबकि H2S में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसी की वजह से वो लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड in H2O, it get associate and change into liquid. While such bond are absent in H2S. That's why H2O, H2S exist in gas at room temperature. क्लियर है? तो आप इस तरह से एग्जाम में अगर दे दे तो इजिली इसका क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है? अब हम इसी में देखेंगे सॉल्युबिलिटी। तो आपको बता दें कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो जब कोई भी सबस्टांस को, जब कोई भी सबस्टांस या कंपाउंड को हम लोग किसी ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है या होता है, तो हम लोग बोलेंगे वो उसमें सोलेबल है, और अगर नहीं होता है तो बोलेंगे वो उसमें सोलेबल नहीं है। जैसे वाटर में कोई कंपाउंड को डालते हैं, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है वाटर के साथ कोई भी मोलिक्यूल या अथवा कंपाउंड, तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, सोलेबल होगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो बोलेंगे सोलेबल नहीं होगा। तो यही पर हम लोग देखेंगे सोलेबिलिटी में क्या देख लेंगे, एनी कंपाउंड इज सेड टू बी soluble in a covalent molecule, in a covalent molecule if that forms hydrogen bond with that compound,
क्या बोला गया कि अगर भी कोई भी कंपाउंड अगर किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग बोलेंगे वो कंपाउंड उसमें सोलेबल है, और अगर नहीं कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे सोलेबल नहीं है। और जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, हम लोग बोलेंगे उसका सोलेबिलिटी उसमें उतना ज्यादा है। तो खैर जनरली मैग्नीट्यूड से नहीं, हम लोग को जनरली देता है सोलेबल है कि नहीं। तो ये क्लियर पता चल जाएगा कि कोई भी मॉलिक्यूल वाटर में या इस तरह का कोई भी सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या नहीं। अगर बना पाएगा तो हम लोग बोलेंगे वो उसमें क्या है। तो अब जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में दे दे कि बताइए किसका सोलेबिलिटी वाटर में ज्यादा होगा। CH3 CH2OH, इस तरह से देखिए CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो देखिए इस वाले पार्ट को, जो ये अल्काइन वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर को रिपेल करता हो, वाटर को जो क्या करता हो, रिपेल करता हो। तो जैसे जैसे ये वाला पार्ट बढ़ते जाएगा, इसका सोलेबिलिटी वाटर में क्या होगा, घटते जाएगा। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। ये वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब वाटर और फिलिक का मतलब अट्रैक्शन, है ना। तो इसी तरह हाइड्रो का मतलब वाटर और फोबिक का मतलब रिपल्सन। तो इस तरह से ये वाला पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर को रिपेल करता है, सबसे कम किसमें है, मिथाइल अल्कोहल में। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यानी आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH3OH है मैक्सिमम। इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्यों? अगर आगे जाना चाहते हैं तो बस यही आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट सबसे कम है। तो लोअर अल्काइल ग्रुप वाला जो अल्कोहल होगा वो सबसे ज्यादा सोलेबल होगा किसमें, वाटर में। और जैसे जैसे इसमें अल्काइल ग्रुप में कार्बन बढ़ते चला जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ते चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज है। ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, घटेगा, किसमें, वाटर में। क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो आपको बता दें, आप लिक्विड स्टेट में पढ़े होंगे, विस्कोसिटी एक तरह का ये रेसिस्टेंस फोर्स होता है लिक्विड में, है ना। कोई भी लिक्विड में अगर क्या होता है, लिक्विड में किसी को हम डालते हैं तो वो जितने तेजी से गिरता है उसको क्या करता है, अपोज करता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है, उसी तरह से ये विस्कोसिटी किसी लिक्विड में मौजूद किसी का भी वेलोसिटी को अपोज करता है, किसी भी सबस्टांस का। तो ये विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पता ही होगा, लिक्विड के सरफेस पे टेंशन लगता है, फोर्स एक जनरेट होता है, फोर्स मौजूद रहता है जिससे किसी को भी नीचे सिंक यानी डूबने से उसको क्या करता है, रोकता है। तो ये सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ज्यादा होता है किसी भी लिक्विड में। अगर किसी लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो तो हम लोग बोलेंगे उसका विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं विस्कोसिटी एंड surface tension increases of any liquid due to intermolecular hydrogen bond, due to intermolecular hydrogen bond। क्लियर है। तो इस तरह से कहीं भी कभी भी दे दे कि किसी में भी विस्कोसिटी किसमें ज्यादा होगा, अगर आप देखें कि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना है, ऐसा एटम एलिमेंट है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, तो आप कह सकते हैं कि इसका विस्कोसिटी अथवा सरफेस टेंशन वैसे लिक्विड से, वैसे सॉल्वेंट से ज्यादा होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है। इसको हटा दे। अब हम लोग दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड का स्टडी करेंगे। तो दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन
बॉन्ड। तो जैसा कि हम बताए थे, दो एटम के बीच में, एक हाइड्रोजन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में ही बॉन्ड बनता है, बट विद इन द मोलिक्यूल, एक ही मोलिक्यूल के दो एटम के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं द हाइड्रोजन बॉन्ड which formed between hydrogen atom and more electronegative element within the same molecule, within the same molecule, है ना, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड परे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें एक ही मोलिक्यूल्स के दो एटम के बीच में ये बॉन्ड बनता है। जैसे देखिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल में कि ये कहां पर बनेगा, तो एक कंपाउंड लेते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आप देखेंगे तो यही कंपाउंड हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। अब देखें तो यहां पर अगर नाइट्रोजन ग्रुप रहता है, अब देखिए यहां पर OH अगर रहता है अल्कोहल, तो ये O और H के बीच में ये इस तरह का क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ऐसे बॉन्ड को एक ही मोलिक्यूल्स के दो एटम के बीच में, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी को हम लोग बोलेंगे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और भी आप कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं सेलिसाइलिक एसिड या सेलिसाइल्डिहाइड भी ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड OOH, इस तरह से एक ये बेंजोइक एसिड हो गया। अब इसमें जोड़ देते हैं हम लोग OH। तो यहां पर देखिए OH जोड़ते हैं, OH। तो इस तरह से देखिए ये बॉन्ड बन रहा है, इसके ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन, तो विद इन द मोलिक्यूल बन रहा है। इस बॉन्ड को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से आप जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करता है, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो मोलिक्यूल्स को एसोसिएशन से रोकता है, क्योंकि आपस में बॉन्ड बन जाता है, जिससे इस तरह का दूसरे मोलिक्यूल्स के साथ, है ना, आपस में एसोसिएशन नहीं हो पाता, जिसके वजह से ऐसे मोलिक्यूल्स ये कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करता है। तो आइए हम लोग नोट कर लेते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड डू नॉट इंक्रीज बिकॉज it is because it is prevent the association of molecule। ये एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल को या कंपाउंड को क्या करता है, रोकता है। इसीलिए देखिए लिखा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड डू नॉट इंक्रीज बिकॉज इट इज प्रिवेंट द एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल। ये मोलिक्यूल्स को आपस में एसोसिएशन नहीं होने देता है, मतलब आपस में ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिससे दूसरे मोलिक्यूल्स के एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता और इसके वजह से इसमें एसोसिएशन नहीं होता, जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करता है। क्लियर है। इसमें एक चीज और भी बता दी कि इसमें चिलेशन हो जाता है, रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको चिलेशन कहते हैं, है ना। यहाँ पर आप नोट में लिख लेंगे, इसको हटा दे पहले, सोलेबल है। आगे देखेंगे इंट्रा
मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड लीड्स टू चिलेशन, या इसी को हम लोग बोलेंगे रिंग फॉर्मेशन। इसके वजह से ही चिलेशन होगा या बोलेंगे रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है ना। कंपाउंड में देखिए, अभी जस्ट एग्जांपल बताया कि एक रिंग लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें चिलेशन हो जाता है या रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए मोलिक्यूल अपने आप में ही बॉन्ड बना के रह जाता है, दूसरे मोलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट नहीं कर पाता। क्लियर है। और इसी के वजह से सोलेबिलिटी जो बताए, इंटरमोलिकुलर में सोलेबिलिटी इंक्रीज नहीं करता, मतलब जो नॉर्मल है वही रहेगा अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड देखे। अब एक बहुत ही फेमस चीज इससे पूछा जाता है रिलेटेड, जैसे आपको पता होगा कि डेंसिटी जो होता है किसी भी सॉलिड का, उसके लिक्विड से क्या होता है, ज्यादा होता है, बट आइस का डेंसिटी जो है वो क्या हो जाता है, वाटर से कम होता है। ऐसा क्यों? और ऐसा भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ही होता है। तो नोट में हम लोग लिख लेते हैं, डेंसिटी generally density of solid is greater than liquid। बोलता है डेंसिटी जो होगा सॉलिड का वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, किससे, लिक्विड से। जनरली डेंसिटी जो होगा सॉलिड का वो क्या होगा, ज्यादा होगा लिक्विड से, बट डेंसिटी ऑफ आइस, आइस भी एक सॉलिड है, लेस देन वाटर, लेकिन इसका डेंसिटी वाटर से क्या होता है, कम होता है। और उसका वजह क्या होता है, तो यहां पर हम बता दें, आइस में एक वाटर मोलिक्यूल दूसरे 4 वाटर मोलिक्यूल के साथ लिंक होता है, और उस लिंक से जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। यानी आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें एक वाटर मोलिक्यूल 4 वाटर मोलिक्यूल के साथ बॉन्ड होता है, जिसके वजह से उसमें वैकेंट स्पेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि आइस का डेंसिटी लिक्विड से यानी वाटर से उसका कम हो जाता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं लिक्विड बट डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर, बिकॉज इन आइस केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, केज लाइक। इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, 1 वाटर मोलिक्यूल, 1 वाटर मोलिक्यूल linked with 4 another water molecule with intermolecular hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond due to large space, large vacant space फॉर्म, जिसके वजह से लार्ज वेकेंट स्पेस बन जाता है। अब यही जब आइस मेल्ट करेगा तो वो स्पेस खत्म हो जाएगा, जिसके वजह से डेंसिटी वाटर का ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर में कैसा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर एक बार आप फिर से देख लें, जनरली डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड बट डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर, बिकॉज इन आइस केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। कई बार पूछता है कि केज लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म इन दिस स्ट्रक्चर 1 वाटर मोलिक्यूल लिंक्ड विथ 4 अनदर वाटर मोलिक्यूल विथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू लार्ज वेकेंट स्पेस फॉर्म। और इसी के वजह से लार्ज वेकेंट स्पेस क्या हो जाता है, बनता है। और यही रीजन है जो कि आइस का डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या बोले इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना। आगे हम इसमें थोड़ा बढ़ा दें।
which is responsible for more volume and less density। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है लार्ज वॉल्यूम हो जाने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब यहां पर हम लोग लिख लेंगे व्हेन आइस मेल्ट देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएट ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज। और जब ये मेल्ट कर जाता है उसके वजह से वाटर का डेंसिटी घट जाता है। क्लियर है? तो यहां पर हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर देखिए कैसा होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। तो एक वाटर मोलिक्यूल को बताएं कि 4 वाटर मोलिक्यूल के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है। एक वाटर मोलिक्यूल ऐसे, एक वाटर मोलिक्यूल देखिए डॉटेड लाइन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट करेगा। एक वाटर मोलिक्यूल ऐसे हो गया, दूसरा वाटर मोलिक्यूल देखिए, तीसरा वाटर मोलिक्यूल बन रहा है ना, एक हाइड्रोजन और इस तरह से हर जगह देखिएगा 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ हर जगह होगा, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम जो होगा 1 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ को वैलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड से होगा। तो ये एक वाटर मोलिक्यूल है, 1 2 3 अटैच हो गया, एक इस तरह से अटैच होगा और इसी तरह से रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? केज लाइक स्ट्रक्चर, जो आइस में बनता है। और इसी के वजह से देखिए ये कितना वेकेंट स्पेस रह जाता है, जिसके वजह से इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है और डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है? तो आप कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और बहुत मजेदार है, जो कि आप अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जिसमें पूछा जाता है कि अल्कोहल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल। ऐसे तो जो लोग नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े होंगे उनको अभी नहीं पता होगा, बट हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जब अल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां पर फिर आपको ये चीज मिलेगा और वहां फिर समझाने में आसानी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ हम क्वेश्चन आपको बता के छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको मिलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पारानाइट्रोफिनॉल। पारानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इस तरह का देखिए क्वेश्चन मिलेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो किससे रिलेटेड? हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड। ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड, जिसमें पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पारानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों एक ही कंपाउंड होता है, सिर्फ कंपोजिशन जो है पोजीशन अलग अलग होता है ना। यानी सभी कुछ आपको सब कुछ क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। देखिए ये यहाँ पर अगर जुड़ा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया। ये पोजीशन होता है, इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। तो इसका नाम हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और अगर इस तरह से आपको पोजीशन मिल जाए, यानी दोनों कंपाउंड में सिर्फ अंतर है पोजीशन का, रिंग में। इस तरह से अगर देखिए दिया रहे OH यहाँ पर, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये क्या है, पारा नाइट्रोफिनॉल।
ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पारा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। सब कुछ सेम है, मोलिकुलर वेट सेम है, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा? तो आप इसका रीजन यही बता सकते हैं कि ये जो पारा नाइट्रोफिनॉल है इसमें आपस में मोलिक्यूल्स में एसोसिएशन होता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसमें इंट्रामोलिकुलर बताए थे, इस तरह से आपस में ये जुड़ जाएगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के वजह से इसके और सारे मोलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन नहीं हो पाता, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पर आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा देंगे तो ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे तो इसमें दो मोलिक्यूल्स के बीच में बनेगा, जिसको हमको अलग से दिखाना होगा, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हम तो देखिए यहां पर क्या होगा, इस तरह का पारा नाइट्रोफिनॉल कंपाउंड बनाएगा, ये OH हो गया और इधर हो जाएगा आपको NO2। अब देखिए यहां से फिर ये क्या बना देगा? ON। देखिए इस तरह से ये अटैच होते चलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते चलेगा और दो मोलिक्यूल आपस में फिर क्या होते चला जाएगा? एसोसिएट होता चला जाएगा इस तरह से। और यही ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जिसके वजह से आपस में मोलिक्यूल क्या हो जा रहा है? एसोसिएट हो जा रहा है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे, हम सिर्फ बता दे रहे हैं, है ना। और अल्कोहल में आपको फिर से आप बताएंगे तो पूरा लिखवाएंगे ही। आप आंसर इसका क्या लिखेंगे कि इन पारा नाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, है ना। मतलब कि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से, किसमें? पारा नाइट्रोफिनॉल में मोलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन होता है, जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से दो मोलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन नहीं होता, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करता। यानी हम लोग बोलेंगे इसी वजह से पारा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सेम टू सेम सोलेबिलिटी का भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जैसे यहां पर देखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछ देगा सोलेबिलिटी ऑफ पारा नाइट्रोफिनॉल इन वाटर इज ग्रेटर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऐसा क्यों होगा कि इसका सोलेबिलिटी वाटर में ज्यादा होगा? तो आप फिर सेम कर सकते हैं कि ये वाटर के साथ क्या बना देगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। और जिसमें बताए हैं, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्वेंट में बनाएगा उसका सोलेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस तरह से इसका भी आंसर आप ऐसे पिक्चर बना के बता सकते हैं कि पारा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वाटर में, पारा नाइट्रोफिनॉल वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसी के वजह से इसका सोलेबिलिटी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो यहां पर हम इसका भी एक पिक्चर दिखा दें, इस तरह से आप लिखेंगे। ये हो गया आपको जिसके जस्ट अपोजिट यहां पर जो पोजीशन होता है, इसीलिए इसको पारा पोजीशन बोलते हैं, पारा नाइट्रोफिनॉल। अब यहां पर देखिए इस तरह का ये बना लेगा क्या? वाटर मोलिक्यूल। ठीक है, ये एक वाटर मोलिक्यूल हो गया, ये पूरा पारा नाइट्रोफिनॉल हो गया। फिर यहां से हम लोग देखेंगे ये क्या बना लिया? इसी तरह से देखिए ये वाटर मोलिक्यूल के साथ एसोसिएट होते चलेगा। देखिए एक वाटर मोलिक्यूल इस तरह से एसोसिएट होते चलेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसी को आप कह सकते हैं, और यहीं से इसके वजह से इसका सोलेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। इस तरह से कई सारा क्वेश्चन आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड मिलेगा। तो आगे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ना ही हम लोग को इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, और वहां पर हम फिर आपको बताते चलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ऐसा हो रहा है।
तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर है, इसका एप्लीकेशन में भी कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम कुछ नया चीज लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।